नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और इस क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेनमार्क की जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में जो कंपनियां आईं उसमें सबसे पहले आने वाली कंपनी रही है पुर्तगाली, और दूसरे नंबर पे जो कंपनी आई उसका नाम है डच, और तीसरे नंबर पे जो कंपनी आई उसका नाम है ब्रिटिश, और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे नंबर पे जो कंपनी आई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर इसी को डेनमार्क कंपनी कहते हैं। ठीक ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेनमार्क कंपनी जो भारत में आई वो कंपनी कब आ रही है? 1616 में भारत आ रहे हैं। ये कब भारत आ रहे हैं? 1616 में भारत आ रहे हैं। इनका समय बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं था, ये भारत में नहीं रहे बहुत दिन तक। खास बात है ये है कि इनका भारत में राज्य स्थापित करने का कोई विचार नहीं था। इनका कोई विचार ऐसा नहीं था कि भारत में राज्य स्थापित किया जाए। हालांकि इसके बाद भी 1620 ईस्वी में ट्रैंकुअर नामक स्थान पे जो तमिलनाडु में पड़ता है प्रथम डेनिश फैक्ट्री खुली, और इसके बाद इनकी फैक्ट्रियां जो खुल रही है मसूलीपट्टनम में, पोर्टानोवा में, श्री रामपुर में अन्य फैक्ट्रियां खुली। और ये जो फैक्ट्री खुली श्री रामपुर वाली फैक्ट्री ही इनका मुख्यालय था। ठीक ना, ये कहाँ पड़ता है? श्री रामपुर बंगाल में पड़ता है, और यही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय रहा है। ठीक ना, हालांकि 1845 का समय आया तो 1845 में डेनिश कंपनी ने अपनी सभी फैक्ट्रियों को बेच दिया। किसको बेच दिया? अंग्रेजों को बेच दिया, और भारत को फिर छोड़कर चले गए। बस इतना ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है और कुछ भी नहीं। इस यहाँ से क्वेश्चंस भी अराइज नहीं होते, बस एक नॉर्मल सीरीज की तरह जब चल रहा है तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा कवर कर लिए। ठीक ना, इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रांसीसी कंपनी। ठीक ना, फ्रांसीसी कंपनी। चलिए फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी कहाँ से शुरू हो रही है, ध्यान समझिएगा। देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे अब आगे वाली सीरीज वो है फ्रांसीसी कंपनी भारत में आती है क्रम के अनुसार से। तो फ्रांसीसी कंपनी भारत में कब आई? देखिए, 1664 ईस्वी में फ्रांस के जो राजा है लुई 14वां। देखिए, यहाँ पे जो राजा होते हैं उनका नाम लुई के नाम से ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलता है। तो फ्रांस के राजा लुई 14वें का शासनकाल था। इस शासनकाल के दौरान जो वित्त मंत्री हैं, वहाँ के वित्त मंत्री जो थे वित्त मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी इंडेसे ओरिएंताल, नाम याद रखिएगा, कंपनी इंडेसे ओरिएंताल नामक कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ। कंपनी और इंडेसे ओरिएंताल यानी साइट में से कहा जाए तो फ्रांसीसी कंपनी जो है ये पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी, क्योंकि सरकार द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? सरकार द्वारा बनाई गई थी, और इसका सारा खर्च भी सरकार द्वारा ही चलाया जाता था। ठीक है, इनकी प्रथम फैक्ट्री कब खुली? इनकी प्रथम फैक्ट्री खुल रही है 1668 ईस्वी में। फ्रैंको कैरो द्वारा इनकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में खुल रही है 1668 ईस्वी में। ठीक ना, और इनकी दूसरी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खुली। किसने खोला? मरकारा द्वारा दूसरी फैक्ट्री इनकी कहाँ खुल रही है? मसूलीपट्टनम में खुल रही है। अन्य कुछ फैक्ट्रियां जैसे 1672 ईस्वी में डेला हे नाम है, ये डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को हराकर सेंट थोम में एक अन्य फैक्ट्री खोली। तो फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पे खुल चुकी हैं? सूरत में, मसूलीपट्टनम में और सेंट थोम में फैक्ट्री खुल रही है। ठीक ना, इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन आया, और फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है पांडिचेरी का संस्थापक। पांडिचेरी का संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है। और फ्रांसिस मार्टिन जो है वो इस कंपनी का निदेशक भी था। कंपनी का क्या था? डायरेक्टर यानी निदेशक भी था। इस कंपनी का निदेशक होने के साथ साथ ये पांडिचेरी का संस्थापक भी से कहा गया। और सबसे बात ये खास कि फ्रांसिस मार्टिन को शेरखा लोदी से पुदुचेरी नामक गांव हासिल हुआ। कौन सा गांव? पुदुचेरी नामक गांव हासिल हुआ।
और फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया, इस गांव का नाम बदल दिया। फ्रांसिस मार्टिन ने इस गांव, सॉरी ये मिसप्रिंट है थोड़ा देखिएगा, ये 1674 है, 1674, ये लास्ट में एक नहीं है। फ्रांसिस मार्टिन ने इस गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया, पांडिचेरी कर दिया। क्या कर दिया, पांडिचेरी कर दिया। और साथ ही साथ यहीं पर फोर्ट लुई नाम से फैक्ट्री स्थापित करी। और इसके बाद अगली फैक्ट्री चंद्रनगर बंगाल में इसकी फैक्ट्री खुल रही है, ठीक ना। फिर 1693 में एक पांडिचेरी जो फ्रांसिस मार्टिन ने स्थापना की पांडिचेरी की, उस पांडिचेरी पर 1693 में डचों ने कब्जा कर लिया। क्या क्या, डचों ने कब्जा कर लिया। किंतु 1697 में रिजविक की संधि हुई। कौन सी संधि हुई, रिजविक की संधि हुई, और पांडिचेरी वापस फ्रांसीसियों को मिल जाता है, ठीक ना। और 1721 में माही यानी मालाबार में एक फैक्ट्री खुल रही है। अब देखिए यहाँ से इतिहास में आता है परिवर्तन। 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में जो फैक्ट्री खुली 1692 में चंद्रनगर यानी बंगाल में जो फैक्ट्री खुली, उसके प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हो रही है, डुप्ले की नियुक्ति हो रही है। देखिए डुप्ले बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था, ठीक ना। और इसके बाद 1639 में करिकाल में फ्रांसीसी फैक्ट्री खुली। और इसके बाद क्या हो रहा है, 1742 ईस्वी में डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। कौन गवर्नर बन रहा है, डुप्ले। और साथ ही साथ एक और फ़ायदा हुआ कि भारत में जितनी भी फ्रांसीसी फैक्ट्रियाँ रही हैं उन सबका गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया, डुप्ले को बना दिया जाता है। दो चीज़ें हो रही है, पहले तो डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया, और उसके बाद जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सब फैक्ट्रियों का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किसको, डुप्ले को बना दिया जाता है, ठीक ना। थोड़ा सा और देखिएगा, डुप्ले से पहले दुमासा जो था, दुमासा एक गवर्नर था, उसने फ्रांसीसी कंपनियों का प्रमुख था। दुमासा जो था वो सभी फ्रांसीसी कंपनियों का प्रमुख था। और दुमासा को मुगल शासन की ओर से, कहाँ से, मुगल शासन यानी मुगल शासक की ओर से दुमासा को नवाब की उपाधि दी गई थी। किंतु बाद में डुप्ले ने क्या किया, स्वयं को क्या कहना शुरू किया, नवाब डुप्ले कहना आरंभ किया, ठीक ना। और डुप्ले देखिए एंटर कैसे हो रहा है भारत में राजनीति में। देखिए डुप्ले प्रथम यूरोपीय ऐसा था जिसने भारतीय राजाओं को इनके खर्च पर किराए पर यूरोपीय सेना उपलब्ध करना आरंभ किया। जैसे देखिए कोई भारतीय राजा है, इसको सेना की कमी है या ज़रूरत है, तो डुप्ले ने कहा कि ऐसा करिए कि मैं आपको यूरोपीय सेना दे रहा हूँ, लेकिन यूरोपीय सेना का खर्च सारा आप उठाएंगे। तो डुप्ले ने ऐसी नीति बनाई, और इस नीति का प्रयोग करके डुप्ले ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। ये जो डुप्ले की नीति है, इस नीति का पालन बाद में अंग्रेजों ने किया। उन लोगों ने भी यही किया और भरपूर सफलता प्राप्त की। इसके बाद फ्रांसीसी और अंग्रेजों में टकराहट हुई, कुछ युद्ध हुए जिन्हें कहा गया कर्नाटक के युद्ध। तो कर्नाटक की युद्ध का जो वीडियो सीरीज है वो अलग से हम लेकर आएंगे। कर्नाटक के युद्ध का डिटेल्स उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। थोड़ा आगे चलते हैं, इस वीडियो सीरीज में एक और कंपनी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उस कंपनी का नाम है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सबसे लास्ट में भारत आ रही है। इसकी स्थापना कब हो रही है, 1731 में स्थापना हुई, किंतु व्यापार इनका भारत के साथ नहीं वरन चीन के साथ ज़्यादा व्यापार रहा। क्लियर। और एक नोट पॉइंट और, फ्लैडर्स यानी बेल्जियम के व्यापारियों ने उस्टेंड नाम से कंपनी बनाई, किंतु ये भारत में नहीं रहे, ठीक ना। यहाँ तक ये कंपनियों का आने का आगमन जो था वो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया है, ठीक। कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इस 5 वीडियो सीरीज में, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोगों ने पढ़ा पुर्तगाली यानी कंपनियों के आने का क्रम। पहला क्रम रहा पुर्तगालियों का, दूसरा रहा डच का, तीसरा रहा ब्रिटिश का, अंग्रेज का, चौथा रहा डेनिश का, और पांचवा फ्रांसीसी, और छठवां स्वीडिश। ये 5 वीडियो की सीरीज है। इसके बारे में इन सीरीज में हम लोगों ने ये पूरा पैटर्न कवर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को देखिए, और पिछली वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगली वीडियो सीरीज में हम लोग कवर करेंगे
कर्नाटक का युद्ध कैसे हुआ, इसके बाद अंग्रेज़ों का विस्तार कैसे होता है भारत में, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।